शाम के करीब 5 बज रहे थे। अरसद एक सर्वेंट के पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक बैग पकड़ा था जिसमें उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक किए थे। बैग काफी भारी था जिस वजह से उसके हाथों में दर्द हो गया था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे सर्वेंट क्वार्टर ले जा रहे हो या दूसरी दुनिया में? अरसद की आवाज सुनते ही वो नौकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरसद उसे ही गुस्से में घूर रहा था। सिंघानिया फैमिली के साथ साथ सभी सर्वेंट्स भी अरसद के गुस्से के बारे में जानते थे। हालांकि अभी तक अरसद ने किसी सर्वेंट के साथ बदतमीजी नहीं की थी। सर्वेंट की उम्र 40 के आसपास की थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरसद बाबा, हम पहुंचने ही वाले हैं, बस हमें सामने से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट। अरसद ने सर्वेंट की बातों को बीच में ही रोककर अपना ऑर्डर सुना दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बैग भी ले लो, मैं काफी थक गया हूं और मेरे हाथ भी दर्द होने लगे हैं। उसकी बात सुनकर नौकर कभी अरसद को देखता तो कभी बैग को। पैलेस से बाहर आने से पहले ही रघुवेंद्र जी ने सभी नौकर को अरसद की मदद करने से मना कर दिया था। अब नौकर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अरसद उस पर भड़कते हुए बोला, मुझे इस धूप में जलाकर मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? इस पर नौकर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूं। तो अरसद ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तो क्या यहां तुम रुककर एरोप्लेन के आने का वेट कर रहे हो? यह सुनकर नौकर ने शर्म से सिर झुका लिया। तो अरसद ने कहा, हमें आज ही सर्वेंट क्वार्टर पहुंचना है, वो भी पैदल चलकर। तुम्हारे सिर झुकाकर खड़े रहने से हम वहां नहीं पहुंच सकते। बैग उठाओ और जल्दी चलो। इतना सब कुछ सुनने के बाद नौकर ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने बैग लिया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा। पैलेस को बने 50 साल हो चुके थे। जिस समय पैलेस बना था उस समय पैलेस से दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मदनलाल सिंघानिया ने कई एकड़ जमीन सस्ते में ले ली थी। पैलेस के सामने बड़ा सा गार्डन और पूल था और पैलेस के पीछे 200 से भी ज्यादा कार पार्किंग के लिए पूरा इंतजाम था। ज्यादातर विला और बंगले में सर्वेंट क्वार्टर उसी से अटैच होता है, लेकिन यहां थोड़ा अलग था। कुल मिलाकर पैलेस से सर्वेंट क्वार्टर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे। आज से पहले अरसद या उसके भाई बहन में से किसी ने भी सर्वेंट क्वार्टर नहीं देखा था। भारी बैग और धूप के साथ ही 5 मिनट का रास्ता भी अरसद के लिए 5 किलोमीटर जैसा लग रहा था। सर्वेंट क्वार्टर में अरसद को एक छोटा सा रूम दिया गया था जो उसके कमरे से बहुत छोटा था। कमरे में 3x6 का एक बेड और उसके साथ साथ एक छोटा सा बक्सा, एक टेबल, एक चेयर, एक बाल्टी और ऊपर छत की दीवार पर एक फैन लगा हुआ था। सर्वेंट ने बैग को टेबल पर रखने के बाद अरसद से कहा, अरसद बाबा, वॉशरूम बाहर से लेफ्ट साइड में है। अब मैं जाता हूं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे या किसी और सर्वेंट से मदद ले लीजिएगा, है? इतना बोलकर बिना अरसद का जवाब सुने वो सर्वेंट वहां से भाग गया। अरसद पूरे कमरे को अपनी तीखी नजरों से स्कैन कर रहा था। दीवारों पर कई सालों से पेंट नहीं हुआ था, जिस वजह से कई जगह का पेंट सीलन की वजह से निकल चुका था। बेडशीट भी काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। अरसद ने सबसे पहले बेडशीट को हटाकर नीचे फेंक दिया। उसने बैग खोला और उसमें से एक नई बेडशीट निकालकर बिछा दी। फिर उसने झाड़ू लिया और अच्छे से पूरे कमरे को साफ किया। उसने अपने बैग को देखा और उसकी नजर बक्से पर गई। ऊपर से बक्से पर काफी धूल जमा हुआ था। उसने पुरानी बेडशीट उठाई और उसी से पूरे बक्से को क्लीन किया। इतना करने के बाद भी वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। फाइनली अरसद ने दरवाजे के पास रखी बाल्टी ली और कमरे से बाहर आ गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। नौकर की बात को याद करते हुए वो लेफ्ट साइड जाने लगा। एक 7 साल की बेहद सुंदर और मासूम सी लड़की जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वहां लगे फूलों पर बैठ रही तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। अब तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? वो बच्ची अपने हाथ में पकड़ी तितली को देखकर काफी खुश हो गई थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, उसे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। अगर तुम्हें उसकी बात सुननी है तो तुम्हें भी बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा था। अरे अरे संभालो, वो उड़ जाएगी। अरसद की बात सुनकर उस लड़की ने अपने हाथों को देखा। उसका हाथ खाली था। ये देखकर वो उदास हो गई। उसका उदास चेहरा देख अरसद उसके पास आते हुए बोला, तुम उदास क्यों हो रही हो? एक काम करो, फिर से दूसरी बटरफ्लाई पकड़ लो। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूं। इस पर उस लड़की ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम नहीं, मैं अकेले ही पकड़ लूंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने सिर झुका लिया था। अरसद उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। अरसद ने पूछा, तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम्हारा स्कूल में कोई दोस्त है? उस लड़की ने सिर उठाकर अरसद को देखा, फिर नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं स्कूल नहीं जाती। ये सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए अरसद ने उससे पूछा, व्हाट? तुम स्कूल ही नहीं जाती? लेकिन क्यों?
इस बार उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अचानक से अरसद ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस टोन में कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई और स्कूल नहीं जाती? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो, मैं अभी उनकी क्लास लेता हूं। कहते हुए अरसद उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाने लगा कि तभी एक औरत वहां आते हुए बोली, अनन्या। ये सुन उस लड़की ने अरसद के हाथों पर जोर से काट लिया और जाकर उस औरत के पीछे छिप गई। अरसद ने दर्द महसूस होते ही अनन्या का हाथ छोड़ दिया था। वहीं वो औरत ये देखकर काफी डर गई थी। उसने अरसद से माफी मांगते हुए कहा, अरसद बाबा, इसे माफ कर दीजिए, ये बच्ची है, आगे से मैं इसे घर में बंद करके रखूंगी और आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप इसे कुछ मत करिएगा। अनन्या की हरकत से अरसद थोड़ा नाराज जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की मां की बात सुनी तो वो खुश हो गया। लेकिन ये खुशी उसने सामने वाले को पता नहीं लगने दी। उसने उसी कठोर एक्सप्रेशन के साथ कहा, ठीक है, मैं इसकी गलती माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अनन्या की मां ने अरसद के कहे शब्दों को दोहराया। शर्तें? अरसद ने कहा, हाँ शर्तें। मेरी पहली शर्त है, आज से 1 महीने तक आप मेरी कामों में हेल्प करेंगी बिना किसी को पता लगे। मेरी दूसरी शर्त है। यह कहते हुए अरसद रुका और फिर कहा, आप मेरा मतलब अनन्या का एडमिशन स्कूल में करवाएंगी। बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आपके इस एक फैसले पर आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है। अनन्या की मां अरसद के कहे शब्दों का मतलब समझ गई थी। अब अरसद की बात मानने के सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूं, पर। अरसद ने पूछा, पर क्या? तो अनन्या की मां ने कहा, अनन्या 7 साल की है, ये कभी स्कूल नहीं गई, मैं भी अनपढ़ हूं, इसे कुछ सिखा नहीं पाई, ऐसे में इसका एडमिशन हो पाना। उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस अपने पहले शर्त को पूरा करने की कोशिश करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहते हुए उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी मां के पीछे से झांक कर उसे देख रही थी। तुम कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मेरे पास पढ़ने आओगी। कहते हुए अरसद खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या अपनी मां से बोली, मां, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना है। इस पर उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर किसी को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, तू बहुत किस्मत वाली है। मैंने सुना है अरसद बाबा बहुत समझदार हैं और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते हैं। वो जो भी पढ़ाएं मन लगाकर पढ़ना और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। कुछ सोचते हुए अनन्या ने कहा, मैंने उसे काट भी लिया था, अगर उसने मुझे अकेले में मारा तब मैं क्या करूंगी? ये सुनकर उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें नहीं मारेंगे बेटा। तो अनन्या ने कहा, सच्ची? इस पर उसकी मां ने हाँ में सिर हिलाया तो अनन्या खुश होकर उस तरफ देखने लगी जिस तरफ कुछ देर पहले अरसद गया था। रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सिंघानिया पैलेस से कोई भी अरसद को देखने नहीं आया। बस उसका 3 टाइम का खाना टाइम से उसके पास भेज दिया गया था। इस वक्त अरसद लंच कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर है। उसे अनन्या का ख्याल आया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने डोर ओपन किया और सामने अनन्या अपने हाथों में एक थैला लिए खड़ी थी। उसने ब्लू कलर का सिंपल फ्रॉक पहना था और उसके बालों की 2 चोटियां बनी थी। आंखों पर मोटे लेयर का काजल लगा था, इससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरसद ने आसपास देखते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो अनन्या ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, वो थोड़ी देर पहले काम पर चली गई। तो अरसद ने कहा, ओके, अंदर आ जाओ। ये सुनकर अनन्या ने अंदर देखा। फिर वो अपना स्लीपर उतारने लगी कि तभी अरसद ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और अनन्या को बेड के पास लाकर बोला, यहां बैठकर अपनी किताबें निकालो, तब तक मैं अपना लंच फिनिश कर लेता हूं। अनन्या आराम से पैर फोल्ड करके बेड पर बैठ गई। उसने थैले में से एक कॉपी और पेन निकाला और अरसद को खाते हुए देखने लगी। जो खाना अरसद खा रहा था वो काफी टेस्टी लग रहा था। अनन्या सिंपल खाना ही खाती थी और अभी अरसद के खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसे अपनी तरफ देखता देख अरसद ने पूछ ही लिया, तुम्हें भूख लगी है क्या? इस पर अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। अरसद ने उसकी आंखों में लालसा देख ली थी। उसने उसे अपने पास बुलाया और खाने का एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। अनन्या को वो खाना बहुत पसंद आया। वो वहीं खड़ी रही। अब अरसद खुद खाता और उसे भी खिलाता। इस बीच अनन्या की नजर टेबल पर रखी चॉकलेट पर टिकी हुई थी जो अरसद के लंच के साथ आया था। बड़े लोग अक्सर लंच और डिनर के बाद डिजर्ट खाना पसंद करते थे। लंच के बाद अरसद ने वो चॉकलेट अनन्या को दे दी और अनन्या ने वो बिना मना किए ले लिया और बड़े ही प्यार से पूछा, क्या मैं इसे अभी खा लूं? तो अरसद मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया।
कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे थे। अनन्या को आ ए बी सी डी और काउंटिंग के सिवा कुछ नहीं आता था और इस बात से अरशद बहुत चिढ़ा हुआ था। वो उसे पढ़ा कम रहा था, लेक्चर ज्यादा दे रहा था। अनन्या को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लगी। ये देखकर अरशद और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसे रोते देखकर अरशद ने कहा, ए क्या हुआ है? क्या मैंने तुम्हें मारा? तुम पर हाथ उठाया या कोई पनिशमेंट दी? हाँ नहीं ना? फिर तुम रो क्यों रही हो? यह कहते हुए अरशद की आवाज काफी रूखी हो गई थी। चुप होने की बजाय अनन्या और जोर जोर से रोने लगी। अब अरशद के पास उसे चुप कराने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो जैसे ही उसे चुप कराने की कोशिश करता, वो और जोर से रोने लग जाती। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। अरशद अपना सिर पकड़कर बैठा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसके गालों पर अपने होठ रख दिए।